बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। फॉरेन फंडिंग केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस का तफसीली फैसला और अब साफ पानी केस के फैसले ने हुकूमत के ताबूत में एक दो नहीं कई कील ठोंक दी है। लेकिन खास साहब खुशकिस्मत हैं, इसलिए खुशकिस्मत हैं कि उनकी कोई अपोजिशन नहीं है, और बदकिस्मत है ये अवाम जिनके हकूक पर दिन दहाड़े डाके डाले जा रहे हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं है। सोने पे सुहागा ये कि सेनेट में वो तरमीमी बिल मंजूर कराया गया जिसकी पूरी अपोजिशन मुखालफत कर रही थी, और अपोजिशन ने यह बयानिया बना रखा है कि यह कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का सौदा किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन उस बिल को रोकने में नाकाम रही। अब उस पर यूसुफ गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तो बज़ाहिर उन्होंने स्टेट बैंक का बिल, तरमीमी बिल पास करवाने के इल्जामात की वजह से ये इस्तीफा दिया है, और लगता ही हो कि गिलानी साहब गुस्सा कर गए। आज उन्होंने सेनेट में तकरीर की और उन्होंने कहा कि उनको एजेंडे का इल्म ही नहीं था, और उन्होंने पार्टी के चेयरमैन को इस्तीफा दे दिया। यानी इतने सियाने हैं यूसुफ गिलानी साहब के इस्तीफा चेयरमैन सेनेट की बजाय अपनी पार्टी के चेयरमैन को देने का ऐलान किया। मतलब घर की बात घर में रहेगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ये सियासतदान इतने सियाने होते हैं। जरदारी साहब ने गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए पूरी पीडीएम को नाराज किया था, कई सियासी जमातों को और इत्तेहादियों को नाराज किया, अपनों बेगानों के तारे से, सितम से। अब वो गिलानी का इस्तीफा क्यों मंजूर करेंगे? तो यूसुफ गिलानी साहब के गुस्सा करने की वजह यह नहीं कि अपोजिशन ने उन पर इल्जाम आयद किया है कि उनकी वजह से अपोजिशन नाकाम हुई है। गुस्सा उन्हें इस बात पर है कि उनके सियासी मुखालिफिन, मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी उनके सियासी मुखालिफ हैं, उन्होंने यूसुफ गिलानी के ऊपर बैशिंग शुरू कर रखी है, और उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि यूसुफ गिलानी दरअसल सरकारी आदमी है, और वो जिस तरीके से अपोजिशन लीडर बने थे वो उसके राजदार और अमीन है। और यही बात अब जरदारी गिलानी साहब को खाई जा रही है, क्योंकि यूसुफ गिलानी की क्रेडिबिलिटी ये थी कि उन्होंने कभी बैक स्टैब नहीं किया। उन्होंने अपने पार्टी के सदर के खिलाफ स्विस हुकूमत को खत लिखने से इनकार करके वज़ारत उज़्मा से हाथ धोए थे। अब उन्हें बैक स्टैबिंग का सरगना कहा जा रहा है। वैसे तो बहुत से लोग हैं अपोजिशन में जिनमें से जिन्होंने इस तरमीमी बिल के मौके पर खुद को एब्सेंट कर लिया और हुकूमत को कामयाब होने का मौका दिया। अब गिलानी साहब से कोई जवाब नहीं बन पा रहा। वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें जरदारी साहब ने मना किया था, या फिर बकौल शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने उन्हें अपोजिशन लीडर बनवाया था उनके एहसान का कोई बदला उतारा है। तो वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब यूसुफ गिलानी बजाय शरीफ आदमी है, लेकिन सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता, और ये लग रहा है कि खान साहब के को लाने वालों ने किसी स्ट्रेटेजी के तहत अपोजिशन के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग बिठा रखे हैं जो घुसपैठी है, जो बज़ाहिर हुकूमत के साथ नहीं है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की हर बात जो है वो बिला चूचुरा मानते हैं, और शायद वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने और सुनने में है। इसी वजह से हुकूमत ये दावे कर रही है कि अपोजिशन के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनके अपने हैं। तो उनके अपने होने से मुराद ये है कि अगर वो ताकतवर हल्कों के कहने सुनने में है तो इसका मतलब है हुकूमत के भी कहने सुनने में है, क्योंकि अभी तक ये ट्रायंगल मौजूद है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, काजी फायज ईसा का फैसला जो आया है उसने कई जगहों पर जो कहते ना ऐसी आग लगाई है कि धुआं उठ रहा है। इतवार के रोज ये फैसला आया। ये फैसला आप लोगों को मालूम है कि ये फैसला पहले 4-6 से काजी फायज ईसा के खिलाफ था, और अब ये फैसला उलट हो गया है, और इसमें 6-4 की रेपो के साथ अब ये काजी फायज ईसा के हक में फैसला आया है, और ये केस हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है। तो ये वो रेफरेंस है, ये वो केस है जिसके बारे में ये कहा जाता था, सोचा समझा जाता था, जिसके बारे में परसेप्शन है कि ताकतवर हल्के जस्टिस काजी फायज ईसा को नापसंद करते हैं और हुकूमत उन्हें सख्त नापसंद करती है। इसलिए जनाब सदर आरफ अलवी साहब ने यह रेफरेंस बना के भेजा था, और उसके ऊपर उस वक्त के जो जज थे, जो पैनल बैठा था 10 जजों का, उनमें से 6 जजों ने ये फैसला दिया था काजी फायज ईसा के खिलाफ के उनके खिलाफ FBI तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करे। और अब जब ये नजर सानी की दरख्वास्त दायर की जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने, सरीना ईसा ने, तो अब ये फैसला उलट गया है। और ये कैसे हुआ
इससे पहले ये तासुर था कि शायद अदलिया इन्फ्लुएंस होती है और अदलिया के ऊपर कुछ ऐसे कुछ फैसले ऐसे जिनके बारे में ये तासुर मौजूद है। मैं ये नहीं कहता इसमें कोई हकीकत है, लेकिन ये तासुर मौजूद है कि बाद फैसलों में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए। नवाज शरीफ का फैसला देख लें जिसमें साफ जाहिर है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कहीं पे कोई प्लानिंग हुई और उस प्लानिंग के नतीजे में उन्हें उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन पे केस चला, लेकिन उन्हें फिर निकालने के लिए जब कोई जवाब और कोई सबूत नहीं मिला तो इन्हें महज एक पीस ऑफ पेपर कह लें ओकामा की बुनियाद पर निकाला गया, जो कि किसी करप्शन का सबूत नहीं है, लेकिन वो निकाला गया। अब इसी तरह जैसे काजी फायजा के खिलाफ भी इस तरह के लुकूने और इस तरह की चीजें तलाश करने की कोशिश की गई कि उन्हें किसी तरीके से हटाया जाए या उनको चीफ जस्टिस बनने की राह में जो रुकावटें वो हायल की जाए, लेकिन वो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो पिछले 2 साल से जो कुछ हो रहा है, जैसे काजी फायजा की इज्जत को जिस तरह उछाला गया उनकी अहलिया को, वो सिलसिला अब भी थमा नहीं है। ये फैसला आने के बाद उनके ऊपर और ज्यादा बैशिंग हो रही है और बड़े बड़े संजीदा किस्म के वो लोग जिनके भरम है मुआशरे के अंदर के वो बड़े दानिश्वर हैं या बड़े क्रेडिबल लोग हैं, वो भी इसके ऊपर जहर अफशानी करते पाए जा रहे हैं। तो उससे ये लगता है कि ये मामला कहीं किसी को हजम नहीं हुआ। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई है वो ये कि अब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने रिटायर हो जाना 2 फरवरी को, खिलाफ नहीं है, तो ये मामला कोई बैन ही चल रहा है। बहुत सी जगहों पे न्यूट्रलिटी नजर आती है और बहुत सी जगहों पे नहीं आती। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसलों को देखें और बहुत सारे फैसले और देखें, जैसे ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, या एक और फैसला देख ले आज जो रावी अर्बन रिवर प्रोजेक्ट जो है उस पे लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, उसको रोक दिया था काम करने से पंजाब हुकूमत को। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके कर दिया और कहा जी काम करें। तो ये फैसला हासब के हक में है। हासब भी लाहौर आए थे, बड़े नाराज हुए थे, उन्होंने कहा जी हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हमारे गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को रोकना उन्हें नहीं चाहिए था, हाई कोर्ट को इसको सही प्रेजेंट नहीं किया गया। तो ये केस आज सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां से जो अब कहने वाले कहते हैं कि वहां से अभी मौजूद है लोग जो कि हुकूमत के खैर ख्वाह हैं, तो फैसला आ गया और उन्होंने हुकूमत को समझा कि काम करने की इजाजत होनी चाहिए, तो उन्होंने दे दिया। अब इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कहीं और से इन्फ्लुएंस हो गया है। तो लेकिन इन ओवरऑल पिक्चर देखें तो ज्यादातर फैसले तो खास साहब और उनकी हुकूमत के खिलाफ आ रहे हैं और बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिससे हुकूमत की क्रेडिबिलिटी साख जो रही सही थी वो तो खराब रही नहीं। अब तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करना ही बेकार है। जब से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसने तो बहुत कुछ खोल दिया, लेकिन जुल्म और सितम की बात इससे कहीं ज्यादा आगे है। जुल्म और सितम ये है कि हुकूमत कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है और अब भी जो प्लानिंग है वो सिर्फ कर्ज लेने की है। अब हम चीन से $3 अरब कर्ज के लिए जा रहे हैं, चाइना, और फिर उसके बाद हम और भी 2 मुल्कों से कर्ज ले रहे हैं, काजकिस्तान और एक और मुल्क है। तो हालत ये होगी कि हम बहुत सारे मुल्कों से कर्जा लेने का, यानी चीन, रूस और काजकिस्तान, इनसे हमारी दोस्ती किस लिए हो रही है? इनके साथ हमारी दोस्ती को बिजनेस के लिए नहीं हो रही है, अब फिर इनसे हम कर्जा लेने जा रहे हैं। और खान साहब अमेरिका नहीं गए, अमेरिका जा रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ और खान साहब जा रहे हैं चाइना। तो जाहिर है अमेरिका से खान साहब नाराज है या अमेरिका खान साहब से नाराज है, क्योंकि फोन तो फिर नहीं आया। तो अब वहां जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उन्होंने बुलाया, ना कोई उनकी तरफ से कोई लिफ्ट मिल रही है। लेकिन चाइना फिर भी हमारा दोस्त है और चाइना घूम फिर के पलट के कोई ना कोई हमारी मदद तो कर ही देता है। तो हम उनसे जो मदद ले रहे हैं वो फिर से कर्ज की मदद ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो फिर से उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हम $3 अरब कर्ज लेके फिर अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में डालेंगे और फिर रूस और काजकिस्तान से $2 अरब लेंगे, हम वो ML1 पर खर्च करेंगे। तो ये $3 अरब जो चाइना से लिए जा रहे हैं, इसमें यानी 1 साल के लिए हम लेंगे और 1 साल बाद फिर पैसे नहीं होंगे तो की करेंगे। तो एक तरफ तो ये वक्त आ गया कि जब चीन सी बैक के लिए सरमायाकारी कर रहा था, दुनिया हमें $पे $, दे रही थी, तो उसमें से हमारे कीड़े निकाले जा रहे थे। उस वक्त खास अपोजिशन में थे और कहते थे कि जनाब ये हम पता नहीं चीन के बागुजार बन रहे हैं, बाजगुजार बन रहे हैं, चीनी कॉलोनी बन रही है, वो प्रोपेगेंडा किया गया। और अब हालत ये है कि हमने हाथ फैलाए हुए हैं और जो कहते थे हम भीख मांगने की बजाय खुदकुशी कर लेंगे, उन्होंने कशकोल थामे हुए हैं। तो कशकोल तो नहीं टूट रहा, तो कर्ज हम लिए जा रहे हैं और इसका सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं। और फिर इसमें एक और खबर भी आज है, बिजनेस क्वार्टर में छपी हुई है,
उस खबर का जिक्र कर दे कि जी एक बहुत बड़ा जो हमारा कस्टोडियन है इदारा, उन्होंने अपने अफसरान के लिए बिजली के बिलों में 50% रियायत मांगी है। यानी कौम जो है पूरा बिल दे, पानी के भी बिल दे, उसके ऊपर जो टैक्स लगे वो दे, जो हिडन टैक्स लगे वो दे, लेकिन जो इदारे के लोग हैं उनको 50% रियायत दी जाए। इन्होंने को सब्सिडी तो देनी नहीं, ये नहीं करना कि सब्सिडी देके अवाम को महंगाई के अफरीज से बचा ले, इसके बरक्स अवाम की जेबों से पैसे कैसे निकालने हैं, टैक्स कैसे वसूल करना है, बिजली की कीमत कैसे बढ़ानी है। अब बिजली 3 रुपए 12 पैसे बढ़ रही है तो आपके बिलों में और इजाफा हो जाएगा। जब गर्मी आएगी तो आपकी चीखें निकलेंगी, और पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर है वो तो चीखें निकल ही रही है। तो ये सारे मामला एक तरफ चल रहे हैं, और फिर इसको देखें और बहुत सारे फैसले देखें तो फिर हुकूमत तो इस पोजीशन में है कि अगर कोई हल्की सी भी ठोकर लगाए तो मुंह के बल जा गिरे, लेकिन अपोजिशन पता नहीं किस जोन में है और उनको किस चीज का इंतजार है, और वो भी शायद अवाम को इस बात की सजा दे रहे कि तुम इमरान खान क्यों लेके आए, क्योंकि खास साहब को 12 अगर कुछ लोग लेकर आए थे तो वोट भी तो मिले थे, और अवाम की बहुत बड़ी इक्तदाद है जो कि खास साहब को फॉलो करती थी, उन्होंने वोट दिए। खास साहब पॉपुलर आदमी थे। 19-20 को कमी रह गई थी, या 18-20 थे, या 15-20 कमी होगी, वो कमी पूरी कर दी गई तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन वो जो 15% या 10% लोग थे उनको भी तो किसी तरीके से सबक सिखाना ना। तो आज उनकी चीखें निकल रही है, वो बाबा कर रहे हैं तो अपोजिशन एंजॉय कर रही है। वो फिर नवाज शरीफ कहते हैं कि जिन्होंने गंद पाया वो साफ कर। अब वो गंद तो डल गया तो साफ कैसे करे। बाज़ औक़ात लोगों को ये समझ में नहीं आती, जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका वो कहते हैं ना काम बिखरता जाता है। और जैसे हमारे पंजाब में लाहौर में एक जमाने पतंगबाजी वो करती थी तो बहुत से नाड़ी पतंग उड़ाते रहते तो पता नहीं होता था कितनी तवील पतंग उड़ाएंगे तो उसे उतारना कैसे है। फिर वो इतने बेढब्बे तरीके से बेढंग तरीके से पतंग उतारते थे कि सारी जो डोर है वो उलझ जाती थी, उनमें गिरे पड़ जाती थी, और फिर वो गिरे खुलती नहीं थी, फिर वो गिरे काटनी पड़ती थी। तो अब मुल्क के अंदर मुल्की मामलात में इतनी गिरे पड़ चुकी है कि अब इन्हें काटना पड़ेगा। लेकिन वो काटने वाले वो कहते हैं जी जिन्होंने पतंग उड़ाई फिर वही कटर हूं, तो ये मामला उन पे डाल दिया गया, तो एक दूसरे पे डाला जा रहा है, पहले आप। अब वो जो लाए थे वो समझते हैं कि पहले आप गिरा दें, आप इन हाउस तब्दीली ले आए, आप कुछ और ले आए, जो आप चेंज करना चाहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से कर लें। लेकिन वो कहते हैं पहले आप सुटो, पहले आप पतंग काटे, फिर पहले आप ये डोर के गुंजल खोले, तो डोर उलझ गई है। अब एक और काम होने जा रहा है जिसका भी शोर मच रहा है, वो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड जो कि आज दरखास्त गुजार को दे दिया गया है। ये 8 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिकॉर्ड है जिसमें स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट शामिल है। स्टेट बैंक के जमा रिकॉर्ड को 3 साल 9 माह से खुफिया रखने की पाबंदी खत्म कर दी गई थी। पिछले दिनों कोर्ट ने कहा था कि जनाब कोई पाबंदी नहीं है, ये जो कुछ लिया दिया है उसकी जो रिपोर्ट है वो अकबर एस बाबर के हवाले किया जाए, क्योंकि अकबर एस बाबर इसमें पिटिशनर है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट अकबर एस बाबर को जितना खुफिया रिकॉर्ड था पीटीआई का जो फंडिंग के हवाले था वो उनके हवाले कर दिया। तकरीबन 8 वॉल्यूम शामिल है। ये रिकॉर्ड जो जराए कहते हैं कि रिकॉर्ड स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मालियाती इदारों और बैंकों से जमा किया है। इसमें पीटीआई की तमाम बैंक ट्रांजैक्शन की मुसद्दका सरकारी तफसील पहली बार सामने आएगी। 8 वॉल्यूम में खुफिया बैंक अकाउंट की तफसीलात भी शामिल है। इससे पहले पीटीआई पिछले साल बल्कि पिछले कई सालों से बार बार ये रिकॉर्ड खुफिया रखने की इस्तदा करती रही है, और स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भी 8 जो वॉल्यूम है उनको खुफिया रखने के लिए कहा था। ये 8 वॉल्यूम पाकिस्तान की तारीख में बड़ी मिस्ट्री है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस चला था तो उसमें भी कोई 8-10 वॉल्यूम्स की बात की गई थी, वो वॉल्यूम कहाँ गए पता नहीं, वो कहाँ गए, और एक कौमे की बुनियाद पर सजा सुना दी गई। अब फिर इस बड़े केस में फॉरेन फंडिंग केस में फिर से 8 वॉल्यूम्स यानी 8 जिल्दें हैं वो उन दस्तावेजात की जो कि इसके हवाले से है, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के हवाले से। तो ये तमाम जो दस्तावेजात है ये पब्लिक होने जा रही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि 7 साल से हिडन थी और इसको अब ओपन कर दिया गया। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें 2.2 अरब की गैर कानूनी फंडिंग अब तक साबित हुई है, जो कि गैर जानिबदार मालियाती माहिरीन ने बताया था। और इस रिपोर्ट में तकरीबन 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग जाहिर की गई है। तो ये रिपोर्ट सामने आने के बाद इसके ऊपर और बहुत ज्यादा चीजें सामने आएंगी, और वो जो कहते हैं ना रई से जो इज्जत है वो भी उसका भी तिया पांचा हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल को अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, तो ये अपोजिशन की जो बेचारगी है वो बेचारगी नहीं है, वो बेहिसी है।
अपोजिशन इस वक्त वो कहते हैं ना कि देख रही है, कहते हैं ना तमाशा देख रही है पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या। और पहले भी पहले हुकूमत तमाशा देख रही है पिछले 3.5 साल से कि वो उन्हें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के मसाइल को हल कैसे करना है। मसाइल का इदराक है लेकिन ना मसाइल पैदा होते वक्त उन्हें रोका जाता है, ना मसाइल को हल करने की कोई अहलियत और काबिलियत नजर आती है। तो ये सारे मामला को अगर आप देखें तो वो कहते हैं पाकिस्तान के मुश्किलात जल्द यानी खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। ये उस वक्त तक नहीं खत्म होंगे जब तक बहुत सारे कहते हैं कलेजे में ठंड नहीं पड़ जाएगी। तो अपोजिशन इस वक्त अपना कलेजा ठंडा करने के चक्कर में है। लेकिन ये कलेजा ठंडा कब होगा? 23 मार्च को उन्होंने लॉन्ग मार्च करना अपोजिशन ने, लेकिन उससे पहले ये जो स्टेट बैंक के तरमीमी बिल है जो सीन सेनेट में हुआ उससे अपोजिशन की साख पर भी काफी असर पड़ा है, काफी सवालिया निशान पैदा हुए। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की साख नहीं बेहतर हुई। हुकूमत के को अगर आप देखें तो कहते हैं ना वो भी उनका भी हाल है, तो मामला तकरीबन इवन होता जा रहा है। और हम खबर आपके साथ शेयर करते हैं, वो खबर है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट अलर्ट जारी हुआ कि उन पर खुदकुश हमला हो सकता है। वो कोयटा और बलूचिस्तान के दौरे पर निकले हुए हैं और उनको पिछले 2 रोज से ये बताया जा रहा है कि आप दौरा ना करें कोयटा का या गिरदोनवा का। मौलाना ने 23 मार्च के हवाले से जाना है वहां पे, जाना क्या बल्कि पहुंच गए वो, और अब वो चमन में या आसपास कहीं जलसे वलसे कर रहे होंगे। तो पुलिस ने जो थ्रेट अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक दाइश की जानिब से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर दहशतगर्द हमले का खदशा है, इसलिए कोयटा और चमन का वो दौरा ना करें। तो लेकिन मौलाना पहुंच गए, तो फिर उसके बाद मौलाना को परतू पै गए ने, तो मौलाना को बम प्रूफ गाड़ी जो है वो इतलात है कि उनको फराम कर दी गई है। और महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान को 2 फरवरी तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है। लेकिन जहां मौलाना ने जाना है वो है चमन। तो चमन के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें क्लियरेंस देने से माजरत कर लिया। वो कहते हैं चमन में हालात साजगार नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान चमन ना आए, चमन में जलसे ना करें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो कहते हैं हमने जाना है और ऐसी की तैसी, और जान जो है वो अल्लाह ताला की ने जब तक लिखी है तब तक वो मौजूद है, और जब तक जिंदगी नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। तो वो मौलाना फजलुर रहमान कोयटा पहुंच गया और उन्होंने चमन में जलसा आम से भी मतलब खिताब करना हो सकता है। जब ये व्लॉग अब तक पहुंचे तो वो खिताब कर चुके हो। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो नहीं डरते, 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी और 23 मार्च को अवाम जो है वो महंगाई में जो पिस रहे हैं वो बताएंगे हुकूमत को कि उनका हुकूमत का अंजाम क्या होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि इमरान खान ने अवाम को महंगाई और भूख प्यास की जानिब धकेल दिया है, तो अब उनके जाने का वक्त आ गया है। तो मौलाना अपनी उसी में वो मौजूद हैं अपने करोफर में, और वो कहते हैं जी 23 मार्च को इस्लामाबाद आएंगे भी और हुकूमत को घर जाना पड़ेगा और महंगाई के खिलाफ वो एक बड़ा मार्च करेंगे। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ और भी हम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। 2 बड़े फैसले आज आए हैं जिन्होंने जो कि अपनी अहमियत और नौयत के एतबार से बड़े इंपॉर्टेंट है। साबिक वज़ीर पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बड़ा केस चला था जो साफ पानी केस था। इस रेफरेंस में अदालत ने 16 मुलजमान को बरी कर दिया है। अदालत ने तमाम मुलजमान की जो बरीयत है वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में की है। इसमें लाहौर में साफ पानी केस में मुलजम थे इंजीनियर कमरुल इस्लाम, PMLN के रहनुमा है और उस वक्त इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे। साबिक CEO साफ पानी कंपनी वसीम अजमल ये भी इसमें शामिल है। 16 अफराद जो कि जिनको अदालत ने एहतसाब अदालत ने रिहा किया। इस केस में शहबाज शरीफ की बेटी राबिया, दामाद अली इमरान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और उनकी जायदाद कुर्की के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। इस केस के हवाले से हुकूमत ने बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे कि शहबाज शरीफ ने बड़ी करप्शन की है और ये केस में मुलजमान का बरी होना और इस केस का ऑलमोस्ट डेड एंड यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह है। इस केस में से कुछ नहीं निकला। शहबाज शरीफ ने कोई लाहौर में जो 60-62 कंपनियां बनाई थी जिनके जरिए उन्होंने
पंजाब का इंतजाम और इंसराम चलाने की कोशिश की थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जब हड्डाराम हो जाए तो फिर आपको एफिशिएंसी के लिए कुछ और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी कंपनियां बनाई जिन्होंने, जैसे लाहौर में साफ पानी का निज़ाम कायम किया, इसके बाद सफाई सुथराई का के लिए किसी को उन्होंने ठेका दिया, किसी को ये जो मेट्रो बस बन रही थी ये बनाने के लिए उन्होंने, तो बहुत सारे उन्होंने काम किए, लेकिन ये सारे काम आईनी और कानूनी तरीके से किए गए। इसके अखराजात यकीनी तौर पर सरकारी अखराजात, जो कि सरकारी वो जो कहते हैं ना हड्डाराम किस्म के लोग होते हैं, वो तनख्वाही लेते रहते, काम कुछ नहीं करते। तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इससे कंपनियां बनाई गई थी मॉडर्न, जिनमें यानी लोगों को इतनी तरह जो कि जिस मेरिट के मुताबिक दी जाती थी कि वो अपना काम दिखा सके। इसी वजह से शहबाज शरीफ अपने मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने में कामयाब हुए, क्योंकि इन मनसूबों पर काम करने वाले वो लोग उनको मेरिट के मुताबिक तनख्वाह बरात मिलती थी, जो कि सरकारी लोगों को नहीं मिलती थी। तो ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने मनपसंद लोगों को नवाजा है। तो इस केस में जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, इनको गिरफ्तार किया, कमरुल को भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी नैब ने काफ़ी अर्सा हिरासत में रखा और अब उनको अदालत ने बरी कर दिया है और इस केस में से भी कुछ निकला। तो ये एक और फैसला है जो कि हुकूमत के लिए हजीमत और नदामत का बायस है। एक और बड़ा फैसला, जो दूसरा फैसला है, वो फैसला मीडिया के हवाले से। मीडिया के एक बड़े टाइकोन है, जंग दी न्यूज और जियो के एडिटर इन चीफ है, मालिक हैं मीर शकील रहमान। उनके खिलाफ एक केस था, आपको याद होगा, जिसमें नैब ने मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया था। अब मीर शकील रहमान का मामला ये है कि मीर शकील रहमान और खान साहब के दरमियान कोई जाती रंजिश मौजूद थी और जाती रंजिश की वजह से खान साहब की ख्वाहिश थी कि मीर शकील रहमान को जेल में डाला जाए। वो अपनी जिद को मनवाने में कामयाब हुए और नैब ने फिर एक केस निकाला प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी केस का। उसमें बुलाया गया मीर शकील रहमान को और उनको पकड़ के बंद कर दिया गया और कई महीने उनको जेल में रखा, यानी नैब की हिरासत में रखा। तो यानी जो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि खान साहब के अंदर एक मुंतकमाना, यानी जो कहते हैं इंतकामाना जज्बे की एक बड़ी खूह है और उसके तहत उन्होंने अपने मुखालफिन को वो देखना चाहते हैं बिहाइंड द बार, जेलों में, बड़ा खुश होते हैं जेलों में डाल के। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2020 में ये जमानत मंजूर की थी। अब मीर शकील रहमान ने 1986 में लाहौर के इलाके जोहर टाउन में 54 कनाल प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी थी। इस प्रॉपर्टी को जवाज बनाकर नैब ने उन्हें 5 मार्च को तलब किया। वो अपना रिकॉर्ड ले गए सारा और बयान भी रिकॉर्ड कराया। 12 मार्च को उन्हें दोबारा बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी उनको खान साहब की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक उनको वो जो है ना चेयरमैन नैब वीडियो वाले, तो उन्होंने उठा के अंदर कर दिया। आइन और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अराजी की दस्तावेजात की जांच पड़ताल के दौरान उनकी गिरफ्तारी बिला जवाज थी। अभी तो आप एग्जामिन कर रहे थे, उनको उठा के बंद कर दिया। फिर नैब का कानून ये भी था कि किसी बिजनेसमैन को आप दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की गई और फिर वो ख्वाहिश पूरी हो गई, डालने की ख्वाहिश थी। अब लाहौर हाई कोर्ट में फिर इनकी दरखास्तें दायर की गई कि इनको रिहा किया जाए। नवंबर 2020 में जस्टिस बशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इनकी जमानत मंजूर की थी। ये कोई 34 साल पुराना केस था और 34 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल के उनको और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बगैर ही उनको उठा के अंदर कर दिया गया था। केस के दौरान रिमार्क्स देते हुए जस्टिस काजी मीर ने कहा था कि ये बहुत अफसोसनाक कहानी है, इससे किसी को, किसी सूबे को या गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ। तो वकील अमजद परवेज ने यह कहा था कि LDA मीर शकील रहमान के खिलाफ शिकायत कुरिंदा है, ना उसने कोई कार्रवाई की, यानी हुकूमत इस केस में मुद्दई नहीं थी। LDA से नक्शा मंजूर करा के मकान बनाया गया, LDA ने वाजबात नहीं मांगे। इल्जाम लगाया कि 4 कनाल 12 मरले इजाफी जमीन की जो कीमत है वो मार्केट के मुताबिक नहीं है, जबकि इजाफी जमीन की कीमत 1987 में अदा कर दी गई थी। तो 34 साल बाद नोटिस जारी करके मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया गया। इस केस की दिलचस्प बात यह कि उन पर इल्जाम यह था कि जो गलियां हैं वो प्लॉट में शामिल कर ली गई। तो वकील ने अदालत को बताया कि जिनको ये गलियां कहते हैं वो इजाफी लैंड है और ये खेत खलियान थे, ये गलियां नहीं थी, यानी आसपास की जो जगह थी। जब वो मास्टर प्लान मंजूर हुआ तो उस वक्त ये उसके अंदर जगह शामिल हो चुकी थी। तो फिर उनसे कहा गया कि फिर आपने दूसरे लोगों पर नैब का रेफरेंस क्यों नहीं बनाया। तो पता चला कि नैब ने जो है वो मार्केट रेट का तयन बहुत बाद में किया था, उसमें भी सिर्फ
एक साहब निकले, वो थे मीर शकील रहमान। तो मीर शकील रहमान को यानी कई महीने कैद में रखकर जो मीडिया के ऊपर जुल्म ढाया गया, यानी उनका मीडिया भी इससे सफ़र किया, उनके वो माली यानी फाइनेंशियल मामला का भी शिकार हुए, गवर्नमेंट से भी उनके ऐड बंद हुए, और फिर उनके ऊपर उनका एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड पिछला भी चला आ रहा था जिसमें उनके से बहुत से लोग नाराज थे। लेकिन बहरहाल ये भी एक हुकूमत के लिए बहुत सुबकी का बायस है, खासकर नैब के लिए और हुकूमत के लिए, कि आपने एक शख्स को ऐसे जुर्म में अंदर डाला जो जुर्म उसने किया नहीं था, और उसको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि आप महज अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचाना चाहते थे। कहानी हमें पता है, एक्चुअल कहानी क्या है, लड़ाई क्या है, ये सारी बातें मालूम है। लेकिन मेरा ये तरीक़ाकार नहीं है कि मैं लोगों की इज्जतें इस तरह एक्सपोज करता फिरूं। जो अंदर के लोग हैं वो जानते हैं कि इनकी आपस में लड़ाई की वजह क्या है, और ये लड़ाई अंदरूनी लड़ाई है, और उस लड़ाई का नतीजा था कि मीर शकील रहमान को फिर जेल काटनी पड़ी, और फिर बाद में मामला कुछ सीधे हो गए, और सीधे होने के बाद अब बिल्कुल ही सीधे हो गए हैं और बरी हो गए हैं। लेकिन ये तारीख में ये मामला जो है वो यानी ये हिस्ट्री बन गई है, और ये हिस्ट्री खास सबका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।